नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में, और आज हमें लिखना पड़ रहा है समाज, सम्मेलन और सियासत। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावी साल में अलग अलग समाज के लोग अपनी अपनी सियासी ताकत को बढ़ाने की जुगत में हैं। भाजपा कांग्रेस के नेता भी इन सम्मेलनों के जरिए चुनावी फायदा लेने के लिए कवायद में जुटे हुए हैं। यानी कि वोटों की फसल काटने के लिए, जातिवाद राजनीति के रंग को और ज्यादा गहरा करने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इससे उस समाज विशेष के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला हो पाएगा, लाभ उसको मिल पाएगा, या फिर सब कुछ महज सियासी नफे नुकसान के लिए किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर आगे हम बात करेंगे, लेकिन क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की सियासत में धर्म का तड़का तो बहुत पहले ही लगता रहा है, लेकिन अब इसमें जातिवाद का रंग खुलकर घुलता नजर आ रहा है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस जातियों को खुश करने की कवायद में जुटी हुई है। समाज और जातियों के कल्याण की बातें तो पहले भी होती थी, लेकिन उससे सियासी हित साधने का काम पहली बार होता दिख रहा है। प्रदेश की सियासत में जाति और वर्ग के आधार पर राजनीतिक दांव खेले जा रहे हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों वोट के लिए जातिवाद के रथ पर सवार होने को तैयार है। देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में समाज संगठनों पर उन समाज का इस बात के लेकर दबाव रहता है कि वो अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखे, और सरकार भी अगर उनकी मांगों को मानने को तैयार है, उनकी बातों को सुनने को तैयार है, तो ऐसी स्थिति में अगर समाज संगठन आकर सरकार और मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखते हैं तो वो सहर्ष मान भी रहे हैं और उन समाजों को उनका हक भी देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहीं ना कहीं सभी को निराश किया, तो उम्मीद है कि इस चुनावी दौर में कहीं कोई चीजों का लाभ मिले, कहीं चीजें स्थिति हो, क्योंकि हर समाज के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। प्रदेश में चुनाव के लिए 5 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, मगर राजनीतिक रूप से समाज और जातियों का लाभ लेने के लिए सियासी कोशिशें जारी है। बीजेपी सरकार लगातार अलग अलग समाजों के नाम पर बोर्ड और आयोगों का गठन कर रही है, तो कांग्रेस भी इस अलग अलग समाजों के सम्मेलन में भागीदारी कर रही है। मतलब साफ है कि सियासी दल वोट की फसल काटने के लिए राजनीति में जातिवाद का रंग गहरा करने में जुटे हैं। क्या इससे उन समाजों का भला होगा जिनके नाम पर सियासी ताना बाना बुना जा रहा है? भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो क्या समाज के इन सम्मेलनों से आगे भविष्य की चुनावी राह तय हो पाएगी, और ये जो सियासत नए तरीके की हो रही है, इससे नफा और नुकसान किसका होगा, यही आज का हमारा विषय है। क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पैटर्न है, जहां पर समाज के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है या फिर चुनाव की दिशा तय होती है, उसी आधार पर एक तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, ब्रजेश पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगा ब्रजेश पांडे जी, आप ही के पास। ये जो नई तरीके की राजनीति हो रही है कि अलग अलग समाज के सम्मेलनों में पहुंचकर या फिर अपनी तरफ से इस बात को बोलते हुए, उनके संख्या बल को देखते हुए कि भाई हम आपको टिकटें देंगे या फिर कुछ विशेष आपके लिए कुछ गठन किया जाएगा, आयोग का गठन होगा, ये जो नई राजनीति प्रदेश में शुरू हुई है, ये आगे कहां तक जाएगी और ये कितनी उचित लगती है आपको? देखिए सन गंगासागर साहब, आप मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और एंकरों में गिने जाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस को समाज और जातियों की दशा दिखती है। इस विषय पर मैं अच्छा हूं साहब, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है। आज कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक इस विषय को तूल देती रही, जिसने 1980 के दशक का दौर देखा है, जिसने अर्जुन सिंह के कार्यकाल को देखा है। लोगों ने देखा है किस तरह से पिछड़े वर्ग को, जिस तरह से और जाति के लोगों को जोड़ करके अर्जुन सिंह ने आरक्षण देने की बात किया, समाज में उस दिशा को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन बाद में वो सब जो है वो टाटा फिश साबित हुआ, और आगे की सरकारों ने देखा कि हमको इससे किसी तरह का, उस वर्ग के लोगों ने देखा कि सियासी लाभ नहीं मिला है। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जो कांग्रेस के समय थे, उनके घर बन गए, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, उनके आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये सब चीजें समाज के सामने आई। तो जातिवादी के रथ पर अगर कोई सवार हुआ है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी सवार।
और कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का प्रदेश के अंदर जो जाति का भांग घोली, उसका नुकसान हुआ। और समाज जिसकी संरचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, समाज जिसके बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, समाज जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, समाज जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, समाज जिसके बारे में अन्य सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी व्याख्या की थी, उस समाज का ताना बाना इन कुछ लोगों नेताओं की वजह से बिखर सा गया। और जहां तक समाज और जातियों के कल्याण की बातें हैं, कांग्रेस ने केवल थोथा चना बाजे घना वाला काम किया। जरा सा भी किसी भी समाज का वर्ग का फायदा नहीं हुआ। कुछ इक्का ब्रिजेश जी, बीजेपी अलग क्या कर रही है, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाता है कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान जाट सम्मेलन में पहुंचते हैं, वहां पर कई तरह की बातें वो कहते हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, जब सियासी स्ट्रक्चर इस तरह का तैयार हो गया प्रदेश के अंदर, 80 के दशक के बाद का आप देखिए मध्य प्रदेश, 80 के दशक के बाद के मध्य प्रदेश में एक सियासी ताना बाना बुन दिया गया कि जाति की राजनीति, समाज की राजनीति, इनको इसके तथाकथित नेताओं को आगे करना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है। हाँ, हमारे यहाँ जो भी लोग, जो भी जिस भी समाज के लोग कहते हैं कि साहब हमारे इस समाज में कुछ थोड़ा और सुविधाएं मिलना चाहिए, हमारे आपकी नीतियां हमारे समाज में और बेहतर ढंग से जाना चाहिए, इसके लिए अगर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस सम्मेलन में जा रहे हैं तो ये बुराई नहीं है। लेकिन जो शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने किया और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ने उसकी ब्रिजेश जी, आप तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस रास्ता दिखा रही है उसी रास्ते पर हम भी चल रहे हैं और कांग्रेस भी चल रहे हैं, इसलिए आप दोनों में कोई अंतर हमको दिखाई देता नहीं है। आपके पास वापस मैं लौटूंगा, लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही यहाँ पर धर्म की या समाजों की राजनीति कर रही है। आप भी कोई कम, कांग्रेस ने ऐसी कुछ चीजें नहीं की, आपने ब्रिजेश जी को सुनाई है। तमाम तरह के जो राजनीतिक दल हैं हमारे, वो इसी दिशा में आगे बढ़ते, लेकिन ये हमारे प्रदेश के लिए कितनी सही दिशा है, क्योंकि संविधान तो कहता है कि सबको साथ में लेकर चलना है, हर वर्ग को बराबर से उनके अधिकार मिलने चाहिए। निश्चित तौर पर सनी जी, आप ये बताइए कि अभी मैं ब्रजेश जी को सुन रहा था, किस तरीके से वो बयान दे रहे थे, वो सारे के सारा बयान हास्यास्पद नजर आ रहा था कि कांग्रेस ने ये जातिवाद की व्यवस्था, कांग्रेस ने ये सब किया और हम जो कर रहे, मतलब कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये लपोलुआब था उनके बयान का। मेरा ये कहना है, ये किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये मुख्य नारा हुआ करता था कांग्रेस। निश्चित तौर पर समाज के पिछड़े वर्ग, समाज के दबे कुचले वर्ग को आगे लाने की दिशा में काम करना चाहिए, और कोई भी सरकार करती है, लगातार उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती है, उनके लिए संसाधन जुटाए जाते हैं और उनकी मदद की जाती है, ताकि वो समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी मुख्य धारा में लाया जा सके। उसके लिए कांग्रेस ने लगातार काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया मध्य प्रदेश में? 18-19 सालों से सरकार में है। आप ये बताइए कि इस प्रदेश में जातिगत ताना बाना जो हमारी शान हुआ करता था, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। धर्म के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है। अभी कर्नाटक में देखा आपने, बजरंगबली हर मंच पर उचक के बता रहे थे। तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के हैं। कई मुख्यमंत्री कहते हैं ब्राह्मण बनिया हमारी जेब में है। ये क्या है? इसके पीछे क्या झलकता है? इसके पीछे झलकता है कि ब्राह्मण बनिया पटा लिया है इन्होंने, अब दूसरी जाति के लिए काम करना। कई कहते कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता, और जब वकीलों और एडवोकेट की पैनल खड़ा करने का नंबर आता है अदालत में तो पीछे हट जाते। असल में जाति के नाम पर बरगलाने का काम, धर्म के नाम पर बरगलाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द का ताना बाना तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया। सनी जी, ये छिपा नहीं है किसी से। जितेंद्र जी, आप अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि मुस्लिमों के आरक्षण के लिए आपने किस तरह से वहां पर जो वायदे किए थे, प्रदेश में आप किस तरह से टिकटों का बंटवारा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आदिवासियों को लुभाने के लिए आप किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जय संगठन की बात हो, भीम आर्मी की बात हो, अलग अलग संगठनों में जो बांटा जा रहा है पूरे समाज को, ये किस दिशा में लेकर जा रहा है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अलग अलग गुटों में समाज को बांटकर हमारी जो एकता है उसको खुद ही खंडित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में भविष्य के लिए उचित दिखाई नहीं देता। निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं आप, ऐसा है आज। लेकिन एक चीज समझ में ये नहीं आती है कि आज मुख्यमंत्री क्यों इस तरीके के सम्मेलन आयोजित करवा रहे हैं।
उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि कहीं ना कहीं वोटों को अपनी तरफ करने का प्रयास, जगह जगह महाकुंभ करा रहे। अगर एक छोटी सी भी घोषणा करना होती है तो एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और उसके बाद वो घोषणा की जाती है। ये निश्चित तौर पर वोटों को प्रभावित करने का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को तोड़ने का काम करती रही है। सनी जी, आपने देखा है कभी मेरे जाति के नाम सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया जितेंद्र जी। मैं दोबारा आपसे पूछूंगा ये सवाल, लेकिन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं संदीप पौराणिक जी, उनके पास मैं जाना चाहूंगा। पौराणिक जी, जिस तरह से अलग अलग समाज के लोगों ने इन दिनों एक ये नया पैटर्न अपना लिया है कि अपने सम्मेलनों को वो आयोजित करते हैं, दोनों ही दलों के नेताओं को आमंत्रित करते हैं और वहां पर उनसे टिकटों को लेकर उनसे एक सहमति लेने की कोशिश होती है कि हमें 25 टिकटें चाहिए, हमें 10 टिकटें चाहिए, 10 लोगों का प्रतिनिधित्व चाहिए, फला आयोग चाहिए। ये जो दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है अलग अलग समाज की, ये प्रदेश की राजनीति को और प्रदेश के भविष्य को किस दिशा में लेकर जा रही है? देखिए सनी जी, एक चीज आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की दिशा, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति की दिशा है वो सही दिशा में नहीं बढ़ रही है। कई बार ऐसे लगने लगता है कि मध्य प्रदेश पे क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की भी छाया आने लगी है। बिल्कुल। वो नेता देखिए समाज के पैरोकार बनते हैं, चाहे यादव समाज ले लो, चाहे कुशवाहा समाज ले लो, चाहे रैकवार समाज ले लो। क्या वाकई में इस तरह की राजनीति से उन समाजों का भला हो रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि जिन नेताओं को राजनीति करनी है, जिन नेताओं को टिकट चाहने हैं, वो इस तरह के सम्मेलन आयोजित करके राजनीतिक दलों पर दबाव बनाते हैं। आपको इस तरह से समझना होगा इन चीजों को। देश में आरक्षण व्यवस्था लागू है, क्या दलित वर्ग हो या जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनमें मुश्किल से 5% ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से लाभ ले रहे हैं। क्या अंतिम व्यक्ति की स्थिति मजबूत हुई? राजनीति में भी यही कुछ हो रहा है। हम मध्य प्रदेश के गठन से लेकर आज तक की बात करें, 56 से लेकर अब तक, मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ परिवार ऐसे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनके दादा विधायक थे, जिनके पिता विधायक थे, जिनके बेटे विधायक हैं और उनके आने वाले बेटे विधायक होंगे। पुश्तैनी राजनीति चली आ रही है। बिल्कुल, ये कौन सी राजनीति है? बताए ना कोई। राजनीतिक दल इस पे चुप्पी साधते हैं। मैं कहता हूं मध्य प्रदेश की राजनीति में क्षत्रियों और ब्राह्मणों का कब्जा है। आप बताइए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्या इन लोगों ने कभी दलितों को आगे लाने की कोशिश की? हर नेता अपने बेटे की बात करेगा, अपनी पत्नी की बात करेगा, अपने समर्थक की बात करेगा। लेकिन ये जो हो रहा है, जो समाजों के सम्मेलन हो रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इससे सिर्फ वोट चाहिए। इनकी मंशा किसी दल के या किसी वर्ग के कल्याण की मुझे तो नजर नहीं आती, क्योंकि आज राजनीति में जो लोग हैं उनके नाते रिश्तेदारों का कब्जा है ना राजनीति में, उस दल पर। इसका भी जवाब दे अगर दोनों प्रवक्ता तो मुझे बेहतर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब लेते हैं। ब्रिजेश जी, क्या वाकई में सिर्फ समाज वोट साधने के लिए ही बने हुए हैं और सिर्फ इसी दिशा में आप आगे बढ़े, जैसे कि आप पौराणिक जी को सुन रहे थे? देखिए गंगा सागर साहब, संदीप पौराणिक जी मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में गिने जाते हैं। उनकी लेखनी अपने आप में आग उगलती नहीं। मैं उनकी बात को बड़े धैर्यतापूर्वक सुन रहा था, लेकिन पहले मैं क्रमशः जवाब दूंगा। पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता मित्र की बात का जवाब दूंगा कि जो गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे की बात कर रहे हैं। मैंने इनसे बताया किस तरह से मंडल कमीशन आया, किस तरह से महाजन आयोग की रिपोर्ट आई। मैंने 80 का दौर बताया, मैंने 90 का दौर बताया। ब्रिजेश जी, सारी बातें सभी को पता है ये बात है, लेकिन मैं चाहूंगा आगे की बात करें, समय हमारे पास कम होता है। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात को पूरा तो कर लूं, तो तभी तो आगे की बातें आएंगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि संदीप पौराणिक जी ने गलत नहीं कहा। समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ न्याय तभी हो सकता है जब सब लोग मिल करके उसके लिए भागीरथ प्रयास करें। बातें तो होती हैं, और सरकार कांग्रेस की आई हो तो कांग्रेस सरकार ने अभी जब बीच में 18 में नई कमलनाथ की सरकार आई, बोले हम पिछड़े वर्ग के लिए ये करेंगे, आदिवासी समाज के लिए ये करेंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए करेंगे, लेकिन उसका 2% की इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पे नहीं हुआ। किसी रवाड़ी कोल्ड श्री के व्यक्ति को जो है उसके समय पे न्याय नहीं मिला। लेकिन हाँ, बड़े नेता पुत्रों के परिवार के लोगों को जितनी योजनाएं थी कांग्रेस की योजनाओं का लाभ मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो भी योजनाएं बनती हैं वो सब सर्वांगीण विकास की योजनाएं बनती हैं, सब वर्ग के लिए लाभ मिलते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को भी लाभ मिलता है हमारी योजनाओं से, अनुसूचित जनजाति को भी लाभ मिलता है, पिछड़े वर्ग को भी लाभ मिलता है, सामान्य वर्ग को भी लाभ मिलता है। 4 जून को ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है, उसके बाद 7 जून को ओबीसी वर्ग का सम्मेलन है। अगर इस सम्मेलन से, इसके मंथन से कुछ नई चीजें छन करके सामने आती है, वो बुरा नहीं है, प्रयास करना चाहिए।
लेकिन हम समझते हैं लीडर्स, उससे लीडरशिप भी तैयार होती है, लेकिन हम समझते हैं इसके साथ किसी वर्ग के साथ न्याय तभी हो सकता है जब इस समाज के चुनिंदा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो बड़े पदों में हैं, वो ये सोचे कि हमको अगर आरक्षण का लाभ न लेकर के हम अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ दें, तब हमारे समाज के अंदर एक गुणात्मक व्यवस्था कायम हो सकती है और इस दिशा में सबको मिलजुल कर भागीरथ प्रयास करना चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं, अगर आप समाज को अलग अलग जगह पे बांट देंगे तो क्या आपको लगता है कि सर्व समाज का भला हो पाएगा? क्योंकि कोई भी एक समाज से अगर कोई चुनकर आ रहा है या उनके जो लोग चुनकर आ रहे हैं, क्या वो अन्य लोगों को उसी नजरिए से देखेंगे? क्या उनके साथ वो न्याय कर पाएंगे? सवाल तो इसी बात को लेकर है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश बिहार की जो राजनीति में जिस तरह से हम देखते हैं कि बाहुबल के आधार पर, संख्या के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है, चेहरों को चुना जाता है, ठीक वही पैटर्न यहाँ पर लागू होता दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे एक बात ये बताइए कि जो जिस समाज का है, जहां पर जिस समाज की कम्युनिटी ज्यादा होती है, वो उस समाज का वर्ग, उस समाज के वोट जो है उसको प्रभावित करते हैं लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र की मंदिर का तकाजा यही सिलसिला है राजनीति की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान कहता है 151वीं अनुसूची उठा के पढ़ लीजिए आप, और 53 उठा के पढ़ लीजिए। वो महत्वपूर्ण बात नहीं, उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उसके बाद बावजूद भी समाज के लोग बैठ करके इस पर मंथन करते हैं और इस तरह कुछ भी सम्मेलन करते हैं जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, ये बुराई नहीं है। उससे कुछ चीजें छान करके आए और कुछ हमारा सवाल सम्मेलन को लेकर नहीं, हमारा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अंतिम पंक्ति में जो शख्स खड़ा है उस तक वो सुविधाएं, वो लाभ, वो सरकार, वो सिस्टम पहुंच पाएगा, जिसको लेकर ये पूरी तकनीकी बनी हुई है, जिसको लेकर ये लोकतंत्र जो है वो परिभाषित करता है तमाम चीजों को जनता के लिए, जनता के द्वारा। क्या वो वाकई में धरातल पर उतर पाएगा? वापस आपके पास पहुंचूंगा मैं, लेकिन चूंकि जितेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जितेंद्र जी, आप क्या अलग कर रहे हैं, आप क्या नया कर रहे हैं? क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, और क्या सभी समाज के हित के लिए कोई आपके पास मजबूत ठोस प्लानिंग है? नहीं, देखिए सनी जी, सबसे पहली चीज तो आज सभी समाज के वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है, तो ये तो कांग्रेस ने किया है। आपने देखा आजादी के बाद से लेकर लगातार इस वर्ग की मजबूती के लिए काम कौन ने किया है? जितेंद्र जी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप सबसे ज्यादा आप पर लगता रहा है कि आप मुस्लिम समुदाय को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके लिए टिकटों का बंटवारा अलग करते हैं, आप एक तरीके से पोलराइजेशन की राजनीति आप करते हैं। देखिए, ये कौन करता है सनी जी? आज तो कम से कम खुल गया है, आज पर्दाफाश हो गया है। कर्नाटक में पोलराइजेशन करने का प्रयास किया गया, आपने देखा क्या स्थिति बनी है। पोलराइजेशन का काम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ईमानदारी से भावनाएं आहत हो, ईमानदारी की बात आप करते हैं। आप नेता दिग्विजय सिंह किस तरह के बयान आप देते हैं, इससे हिंदू समाज आहत हो, हिंदू समाज के दिल को चोट पहुंचे। ठीक है ब्रजेश जी, आपके पास आऊंगा मैं, ब्रजेश जी आपके पास आऊंगा मैं, बारी बारी से अपनी बात रखें। अगर वोटों के लिए सम्मेलन आयोजित करता है या करवाता है तो निश्चित तौर पर समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के काम करती है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब 20 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि विकास पहुंचा नहीं घर घर तक, वोट कैसे मिलेंगे, इसलिए इस तरीके के सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें जाकर के वहां पर झूठी घोषणाएं करना, लोक लुभावन की घोषणा करना ताकि वोट मिल जाए। ये शगल भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है और आज भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। कर्नाटक में इसकी बुरी तरह से इनका पर्दाफाश हुआ है। क्या ये जनता ने नहीं देखा है? जनता ने देखा है कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस जातों को वोटों के ध्रुवीकरण के बंटवारे की बात करती है। समाज का वातावरण विकास करने का कोई भी कार्य करता है तो इस प्रदेश में, इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी को तो सर्व करना चाहिए कि हम नारा देते हैं, हम तो कम से कम कहते हैं, हमारा तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और आपका नारा है कि एक विशेष खुश रहे, हिंदुओं के दिल को चोट पहुंचे। सारी चीजें हमेशा आपने यही किया, तुष्टीकरण की राजनीति किया है, और बोले तो बोले, शक्ति क्या बोले, जिसके 32 को चलिए जितेंद्र जी ठीक है, हम आपसे बारी बारी से दोनों से बात करेंगे। लेकिन जितेंद्र जी, जेएस के अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल अलाव वो इन दिनों कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी के पीछे की वजह भी बता दीजिए, क्योंकि आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट वो करते हैं, आप दूसरे समाजों की बात करते हैं, आप उनको साथ में लेके बात कर रहे थे, वो क्यों नाराज है? देखिए, मैं आपको बताऊं सनी जी, सबसे पहली चीज तो कौन नाराज है कौन नहीं नाराज है इससे फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार आदिवासी समाज का समर्थन किसको मिला था? पिछली बार आदिवासी समाज का आशीर्वाद किसको मिला था? आज आप ये बताइए कि आदिवासी समाज के व्यक्ति को 10 फीट
कब जमीन में गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इस सरकार को समर्थन देंगे वो? आदिवासी समाज के लोगों को सर, ये कौन हत्या कर दी जाती है, इन लोगों को समर्थन देंगे वो? किसी एक व्यक्ति के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी जी, सवाल इस बात का उठता है कि सारा का सारा आदिवासी समाज किसके साथ खड़ा है? पिछले चुनाव में आपने देखा आदिवासी समाज की सीटों पर कांग्रेस को आशीर्वाद मिला। आज भी वही स्थिति है। कोई अगर मान लीजिए सियासी व्यक्ति नाराज होता है तो चलिए जवाब देते हैं ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, देखिए साहब, इनको ये तो अवसरवादी लोग हैं। आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की जिसका ये जवाब नहीं दे पाए कि जैस के मसले पे कहते हैं इनको कोई जरूरत नहीं, जैस इस बात को ठिकाने लगाएगी। और भी आदिवासी समाज के लोग इस बार इनको बता देंगे कि लेकिन आप भी तो समय समय पे कभी करनी सेना, कभी भीम आर्मी, आप भी तो संपर्क में हैं ब्रिजेश जी। सुन लीजिए सर, पूरे मेरी बात पूरी हो जाएगी, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। दूसरी बात यह कि मुझे बता दीजिए, हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन के नाम पे रखा जाता है। रानी कमलापति आदिवासी समाज की जो थी वो रानी थी। तो ये इनके नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह क्या कहते हैं कि रानी कमलापति कौन थी, इसका क्या इतिहास सारोकार है? अरे थोड़ा इतिहास पढ़ लिया करो भाई। हम तो आदिवासियों के नाम से बहुत जगह का नाम रखना चाहते हैं। आदिवासी यूनिवर्सिटी खोलना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन की लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके तथाकथित नेता सिर्फ इस प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जाति वर्ग विशेष को संतुष्ट करने की राजनीति करते हैं, हिंदुओं के दिल को आहत करने वाले बयान देते हैं। करनी सेना जनवरी फरवरी के महीने में आपको याद होगा धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो उस वक्त उनकी मांगों को पूरा करने की बात कही गई थी, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई थी। ब्रिजेश जी, मेरा भी सवाल सुन लीजिए ब्रिजेश जी, आपसे मेरा आग्रह है, चाहे करनी सेना हो, भीम आर्मी हो या कोई और समाज के लोग हो, समय समय पर अपनी वो मांग रखते हैं और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी उनको एक सकारात्मक जवाब दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप पर जो आरोप लगते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप भी दूध के धुले या फिर वो दूध के धुले, दोनों ही राजनीतिक दलों का एक ही उद्देश्य होता है, हर समाज को अपने तरफ अपने पाले में करना। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए आप इनसे अलग नहीं है, हमें ये लगता है। लेकिन जो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए वो होती हुई दिखाई नहीं देती है। पौराणिक जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या इन समाजों के सीटों के दावेदारों के बीच मुद्दों पर भी बात हो पाएगी? करने की कोशिश नहीं करते साहब। हमारा जवाब, आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। मान के चलिए, आ रहा हूं आपके पास ब्रिजेश जी, आ रहा हूं आपके पास जी। पुरानी सनी जी, आप एक चीज मान के चलिए, वोट कैसे मिलेगा? राजनीतिक दल का लक्ष्य वोट हासिल करना। मूल मुद्दों पर जब आप आएंगे तो बहस दूसरे तरह की हो जाएगी, जनता के हित की बात हो जाएगी। और राजनीतिक दलों की कोशिश हमेशा ये रहती है, विपक्ष कोशिश करता है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाएं, सत्ता पक्ष उन मुद्दों पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। राजनीति का चरित्र कुल मिलाकर के होगा कि हमें वोट कैसे मिल सकता है। आप ही मान के चलिए कि जातिवादी राजनीति के आधार पर वोट मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति इस बात का उदाहरण है कि वहां जातियों को राजनीतिक दलों ने गोलबंद कर दिया है, कुल मिलाकर समाजों में बांटने का काम कर दिया है। मुझे आशंका इस बात की है, ये चुनाव चाहे कांग्रेस जीते बीजेपी जीते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मध्य प्रदेश में भी जातिवादी राजनीति हाजिर हो जाए और हम बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह बढ़ जाए आगे। ये दुखदाई होगा प्रदेश के लिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इन सम्मेलनों से और इस तरह की घोषणाओं से थोड़ा सा बचने की कोशिश करना चाहिए, परहेज करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश जी, संक्षिप्त में। मैं बहुत संक्षिप्त में 30 सेकंड में बात कर दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर जयस अपनी किसी मांग को लेकर के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मिलता और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मांगे उनको दिखाते हैं, उसमें कहा कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम समाज का वातावरण विषाक्त करने की कोशिश नहीं करते। हम किसी एक वर्ग के लिए दूसरे वर्ग की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। हम किसी को लादेन जी नहीं कहते और हम कभी ये नहीं कहते कि बटाला हाउस में इनकी नेता सोनिया गांधी की आंख से आंसू आ गए। हम 26/11 पे जो है इस तरह की रुआशें नहीं होती। ठीक है, चलिए हम पुरानी बातें नहीं करेंगे। जितेंद्र जी, संक्षिप्त में आपका फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करने की मास्टरी हासिल है। पुलवामा हमला किसने कराया ये कोई छुपा नहीं है। चलिए, हमें लगता है कि अब समय, कांग्रेस के प्रवक्ता को शर्म आना चाहिए। पुलवामा हमला क्या भाजपा ने कराया? यही तो राष्ट्रद्रोही बयान है। आप क्या बिन लादेन को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया? हद नहीं है। आपके पास नैतिकता का तकाजा नहीं है, सामाजिकता की आप कल्याण करने की भावनाएं नहीं है। केवल आप कहीं कहते हैं कोई माइकल आरक्षण नहीं हटा सकता।
कहीं आप तो प्रदेश ये की जनता आपकी की बातें- चलिए, आप दोनों को ही मुझे रोकना होगा बीच में, क्योंकि हमारा समय अभी इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, इससे समाज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से विकास की अवधारणा चुनाव को लेकर सोची जाती है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और जो काम रुके हैं या जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही है, शायद वो पूरे हो पाएंगे। और एक जो भविष्य, जो कि एक अच्छा सुंदर भविष्य की हम कल्पना करते हैं, जिसके जरिए वोटिंग के जरिए हम करते हैं, वो शायद पूरा होने की दिशा में हमें इससे इतर होकर सोचना होगा। विकास के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाना होगा, और ये बात जनप्रतिनिधियों को और मतदाताओं को दोनों को सोचनी होगी। तो ही जाकर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, और तो ही जाकर प्रदेश और देश का विकास हो पाएगा। इसी के साथ अखाड़ा में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।